मेरा नाम है अमन और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 2 भूगोल का वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन, जिसमें भारत में वनस्पति जात और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वन एवं वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव, जिसमें भारत वनस्पति जात और प्राणी जात जातियों का वर्गीकरण, वनस्पति जात तथा प्राणी जात के टिकटीकरण के कारण, भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, वन एवं वन्य जीवन के प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं, वितरण, समुदाय और वन संरक्षण आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट आपको मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आगे पढ़ते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं का विविध प्रकार, मतलब कि ये आपस में घनिष्ठ जुड़े हुए परस्पर निर्भर जंतुओं के विभिन्न प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं को उगाने व पनपने वाले पादप, मतलब वो स्वयं अपने आप उगने वाले जो वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं, उन्हें हम स्वयं उगने वाले पनपने वाले पौधे या पेड़ कह सकते हैं। समूह वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्सर वनस्पति के रूप में जाना जाता है। स्वदेशी वनस्पति जात प्रजातियाँ, स्थानिक पादप, अक्षत यानी प्रकृति वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियाँ भी कहा जाता है। परितंत्र क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के पादप और जंतु, मतलब कि वहाँ के रहने वाले पेड़ पौधे, मतलब वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधे और वहाँ के जंतु यानी जानवर अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे परस्पर जुड़े होते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब जंतु जो होते हैं वो खाद बनाते हैं पौधों के लिए और पौधे उन्हें जंतुओं को भोजन प्राप्त करते हैं। यही एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। वन्य जीवन क्या होता है? वन जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। वन में जो जीव रहते हैं वो अपने प्राकृतिक में अपना घर बनाकर रहते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा किसी क्षेत्र या काल का विशेष पादप और फौना जंतुओं की प्रजातियां, मतलब कि कितने प्रकार की प्रजातियां हैं हमारे भारत देश में। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में अपने वनस्पति जात फ्लोरा में अभी मैंने बताया था आपको। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां हैं। पुष्प मतलब 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं। और भारत में अपने फौना में भी अति समृद्ध हैं। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी और जंतु प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक, मछलियाँ 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, मतलब कि जो लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतादार उल्लू और मधुका इनसिंगन्स, महुआ या जंगली किस्म और हुबररेडिया हेपेटेन्यूरियन घास की प्रजाति है ये एक आदि। लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं ये प्रजातियां। भारत में बड़े प्राणियों से स्तनधारियों की 79 जातियां हैं, पक्षियों की 44
और सरीसृप की 15 जातियां हैं। जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लगभग 15,000 पादप जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ, मतलब लुप्त होना मतलब गायब होना। लोग उनका शिकार कर रहे हैं या वो यहाँ का पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार इनका निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे सामान्य जातियाँ, लुप्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ। सामान्य जातियाँ ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स आदि। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो अपने रहने वाले आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, जैसे हम जंगल में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये जंगली हैं, मतलब जंगली जानवर हैं। ये हमें जहाँ पे ये रहते हैं हम वहाँ पे अगर वहाँ पे खोज की जाए तो ये बहुत कम मिलेंगे। ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, लोग इनका शिकार कर रहे हैं इसलिए लुप्त हो रहे हैं। सुबोध जातियाँ ये वे जातियाँ जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों कारण यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनका संख्या घटती रहती है। तो यह संकटग्रस्त जातियां की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। संकटग्रस्त जातियां ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती तो इनकी जातियां जीवन रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संगाई। ये जातियां संकट में हैं अभी। काला हिरण तो अब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा आपको। दुर्लभ जातियां इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या उससे भी कम मान सकते हैं आप। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ये वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य के कारण। कृषि में विस्तार। भारतीय वन संरक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में 26,200 1951 से 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में को कृषि भूमि में बदल दिया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों के विशेषतर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश या वन खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये खेती के विस्तार के कारण भी हमारी जनजातियां लुप्त हो रही, क्योंकि वहाँ पे लोग कृषि कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। तो इसलिए संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। जैसे वृक्षारोपण यानी पेड़ काटना। पेड़ों को किसी एक प्रजाति ने पेड़ों को काटने को इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजातियों को उन्मूलन हो गया है। विकास परियोजनाएं। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं के मूर्त रूप से दिया गया है। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादी के बाद से हमारा देश विकसित होने लगा है। विकसित के साथ साथ लोगों ने कई कारखाने शुरू किए हैं, मतलब अपना व्यापार बढ़ाया है। 1952 से आज तक नदियाँ घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। खनन यानी कि जो हम धरती के नीचे से कोयला, पेट्रोलियम और कई खनिज हो गए ऐसे जिन्हें हम पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं आप खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता भारी नुकसान पहुँचा है। उदाहरण
पश्चिम बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन हो रहा है। यह बहुत ही बड़ा खनन हुआ था। संसाधन का असमान बंटवारा, अमीर और गरीब के बीच में संसाधन का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधन को दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हिमालय याब, हिमालय याब क्या होता है? चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष। हिमालय याब उसे बोलते हैं जो चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। एक औषधीय पौधा जो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका उपयोग पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों के टक्सोल नामक रसायन निकलता है। मतलब कि एक रसायन यानी एक केमिकल होता है जो टक्सोल नामक होता है। उससे कैंसर के जिन लोगों को कैंसर होता है उनके रोगों का उपचार के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। इसके नुकसान, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में याब के हजारों पेड़ सूख गए हैं। कम होते संसाधन, सामाजिक प्रभाव। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ों इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी के महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्यजीवन की रक्षा के लिए कानून मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने उन्हें भारतीय वन्यजीवन रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया था। इसका उद्देश्य क्या है, हम इसे बचा कैसे सकते हैं या इनके रोक कैसे लगा सकते हैं, कानून से सुरक्षा प्रदान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत संरक्षित जनजातियों को एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों को शिकार पर पाबंदी लगा दी जाएगी और वन्यजीवन के व्यापार पर भी रोक लगाया जाएगा, जिससे वनों के पेड़ों को नुकसान ना हो, वहाँ के जानवरों को कोई शिकार ना कर सके। वन्यजीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीवन पशु विहार स्थापित किया है। कुछ खास जानवरों को सुरक्षा के लिए कई प्रोटेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अभी हाल ही में हमारे मोदी जी ने 5 टाइगर किसी बाहरी देश से मंगाए थे, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम हो रही थी, इसलिए। संरक्षण के लाभ। संरक्षण के कई लाभ होते हैं। इससे परिस्थिति और विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी मूलभूत चीज़ें, जल, हवा, मिट्टी का भी संरक्षण होता है। वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण की बात है, मतलब सुरक्षा की बात है, आरक्षित वनों का स्वयं मूल्यवान माना जाता है। मतलब आरक्षित यानी जहाँ पर कोई जा न सके, वहाँ पाबंदी लगा दी गई है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्रों में 1/3 हिस्सा रक्षित है। मतलब कि सरकार ने कि अभी तक 1/3 सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन वनों में अधिक नष्ट होने से बचाव के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी एक व्यक्ति जो एक ही ज़मीन का मालिक हो, जैसे कोई व्यक्ति किसी ज़मीन का मालिक है और सरकार किसी ज़मीन की मालिक है, तो वह वहाँ की रक्षा भी करेगी और अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी हास्य पर नियंत्रण और उनके उपाय। सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल, मतलब कि 14 जैव निश्चय का मतलब है कि जीवन संरक्षण स्थल
प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं। सन 1992 से भारत सरकार कई वनस्पति उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। बाघ परियोजनाएं, गैंडा परियोजनाएं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजनाएं तथा कई अन्य इको विकासियाँ पारिस्थितिक विकासियाँ परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। सबके अतिरिक्त हम सभी को प्राकृतिक परिस्थिति व्यवस्था को महत्व में हमारी उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक है। वो गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, आप समझ लें फिर भी, मतलब कि समझना अति आवश्यक है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन था। चिपको आंदोलन एक ऐसा जो पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन रखा था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई पर विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चमेली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों को विलुप्त प्रोजेक्ट टाइगर अभी पीछे ही मैंने बताया था। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। 20वीं सदी में शुरुआत बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो अब 1973 में घटकर 1,827 हो गई है। बाघ की आबादी के लिए खतरे, व्यापार के लिए लोग शिकार करते हैं, सिमटता आवास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों को घटती संख्या आदि। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम में सुंदरबन में राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिका वन जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियर बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण के परियोजनाओं के ये उदाहरण थे। यहाँ पे बाघों की रक्षा के लिए ये उद्यान खोले गए हैं। उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी और मैंने जो भी कहा है वो समझ आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।